गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोटॉन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। देखिए, हम सबसे पहले विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण की परिभाषा, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसकी परिभाषा का ध्यान होना चाहिए। तो हम सबसे पहले विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक पढ़ा दिया था, तो आज हम विशेषण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, इसमें जो घोड़ा शब्द है उस घोड़ा शब्द में संज्ञा है और उस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, काला है। इस कारण से इसमें विशेषण है, काला शब्द में विशेषण है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल, जैसे छात्र है, छात्र संज्ञा है और उस छात्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो कितने हैं, 40 है। इसी प्रकार अन्य जो एग्जाम्पल है उनमें भी विशेषण है। आगे देखिए, आगे परिभाषा है विशेष्य की। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए, विशेषण शब्द, विशेषण आपने ऊपर पढ़ा विशेषण क्या है, और उस विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला, इसमें विशेषण है और ये काला शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, रीछ के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, रीछ के लिए। तो ये रीछ इस वाक्य में क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में लेते हैं अगला टॉपिक प्रविशेषण का, जिसको प्रतिविशेषण भी कहते हैं। प्रविशेषण को प्रतिविशेषण भी कहते हैं। जैसा परिभाषा देखिए, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मनीष बहुत बुद्धिमान है। अब सबसे पहले अपने को ये देखना है इस वाक्य में कि विशेषण शब्द कौन सा है, बुद्धिमान। विशेषण शब्द कौन सा है, बुद्धिमान। तो इस विशेषण की भी विशेषता क्या बताई जा रही है, कैसा है वो, बहुत बुद्धिमान। भाई, एक तो यहाँ पर विशेषण हो गया बुद्धिमान, और उस बुद्धिमान की भी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो कैसा है, बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण, जिसको प्रतिविशेषण भी कहते हैं। आगे चलते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कुछ विद्वान है इसके 6 भेद भी मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरे नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर पे है परिमाणवाचक विशेषण और चौथे नंबर पे है संकेत या सार्वनामिक विशेषण। देखिए, सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। वह विशेषण शब्द जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, एक एक चीज को देखना, गुण, दोष, अवस्था, आकार, रंग आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर राम है, उस राम की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, सुंदर है। तो सुंदर शब्द इस वाक्य के अंदर गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने, वह एक पैर से लंगड़ा है। वह एक पैर से क्या है, लंगड़ा। तो वह शब्द हो गया सर्वनाम, और उस सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वो कैसा है, लंगड़ा। तो इस कारण से इसमें कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। तीसरा एग्जाम्पल आपने लिया, वह बहुत मोटा है। वह बहुत मोटा है, तो वह बहुत मोटा है इस वाक्य के अंदर वह शब्द हो गया आपके सर्वनाम। ठीक है। और सर्वनाम के साथ में उस सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, मोटा है। इस कारण से इसमें कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें एक शब्द हो रहा है बहुत। ये बहुत शब्द क्या है, बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण। क्यों हुआ, क्योंकि मोटा जो शब्द है उस मोटा शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि वो कितना मोटा है, बहुत मोटा है। इस कारण से जो विशेषण की विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। साथ ही साथ एक अपने पास एक शब्द और है। अब इस है को क्या कहते हैं, है को कहते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा इज, एम, आर। ठीक है। इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इस कारण से है जो शब्द है वो क्या है, एक सहायक क्रिया है। इसी के साथ अगला पॉइंट लेते हैं हम, संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध प्रकट करे उसे संख्यावाचक, सर्वनाम की संख्या का बोध प्रकट करे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, संख्यावाचक जो विशेषण है उसके 2 भेद होते हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण।
देखिए सबसे पहले हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा और उसके उदाहरण। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध प्रकट करे। आपको ध्यान रखना है निश्चित शब्द पर, निश्चित संख्या का बोध प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 छात्र है, यह हमें पता है भाई कक्षा में छात्र है, लेकिन कितने हैं, 40। निश्चित है भाई 40 है। अगर हम कहते कक्षा में कुछ छात्र है तो ये निश्चय नहीं हो पाता, लेकिन हमें इस बात का निश्चय है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, 40 छात्र। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, परिवार में 4 बुजुर्ग है। परिवार में कितने बुजुर्ग है, 4 बुजुर्ग। तो हमें ये तो पता है भाई परिवार में बुजुर्ग है, लेकिन कितने हैं, 4। ये एक निश्चित संख्या हो गई, इस कारण से इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगला आपने लिया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध प्रकट करे। किसका, जिस प्रकार से आपने यहाँ देखा निश्चित संख्या का बोध प्रकट करे, उसी प्रकार से यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध प्रकट करे उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे बाहर लाखों लोग खड़े हैं, एग्जाम्पल लिया आपने, बाहर लाखों लोग खड़े हैं। देखिए इसमें भी संख्या है, इसमें भी संख्या है, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित संख्या है 40 4। लेकिन यहाँ पर हाँ बाहर लोग तो खड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने लोग खड़े हैं, तो इसमें अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, छात्र तो बैठे हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि कितने छात्र बैठे हैं, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। इस कारण से ऐसे एग्जाम्पल अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जिसमें किसी वस्तु की मापतोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए परिमाण का अर्थ होता है मापतोल, मापतोल किलो लीटर मीटर इत्यादि जो आते हैं वो किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे 5 लीटर 2 किलो थोड़ा पानी इत्यादि। देखिए जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते थे, उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। सबसे पहला है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक। सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं निश्चय परिमाणवाचक विशेषण की। तो देखिए वे विशेषण शब्द जिसमें निश्चित मापतोल का बोध हो उन्हें निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, निश्चय परिमाणवाचक, ठीक है, तो जिसमें निश्चय मापतोल का बोध हो उसे निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर 2 किलो 2 सेर, तो इसमें देखिए लीटर है, किलो है, सेर है, और साथ ही साथ उनमें संख्या भी आ रही है। पहले मापतोल लीटर किलो सेर, और उनके साथ में संख्या आ रही है 5 लीटर 2 किलो 2 सेर, तो इनमें निश्चित मापतोल का बोध है, इस कारण से निश्चय परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। उसके बाद में है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जिसमें अनिश्चित है, इसमें निश्चित है और इसमें अनिश्चित मापतोल का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मापतोल, ये ध्यान रखना है आपको, मापतोल। तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों में संख्या का बोध होता है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में मापतोल का बोध होता है, उसमें मापतोल का बोध नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा पानी, अब मात्रा तो है इसमें लेकिन निश्चित नहीं है कि कितना पानी है। थोड़ा दूध, उसी प्रकार से कुछ परिश्रम। अगला जो पॉइंट अपना सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, देखिए अब तक हमने जो परिभाषाएं पढ़ी है वे सब परिभाषाएं शुरू कैसे होती थी, वे विशेषण शब्द, लेकिन यहाँ पर शुरुआत कैसे होगी, वे सर्वनाम शब्द। परिभाषा याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह हरिण है, अब यहाँ पर देखिए वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। वो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर, हरिण शब्द है वो संज्ञा है, संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हो गया। वह आदमी व्यवहार में बहुत कुशल है, अब यहाँ पर आदमी शब्द है, आदमी शब्द क्या है, संज्ञा, और वह शब्द क्या है, सर्वनाम। तो ये सर्वनाम शब्द है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, संज्ञा की ओर। देखिए एक नोट लिखा है मैंने, आपको याद रखना है इसको। पुरुषवाचक व नीचवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। आगे देखिए, हमने विशेषण की 4 भेद पढ़े, अब हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और
उत्तम अवस्था। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं मूल अवस्था की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल। विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी से कोई तुलना न की जाए उसे मूल अवस्था कहते हैं। विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी से कोई तुलना न की जाए उसे मूल अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। राम अच्छा लड़का है। अब राम है वो कैसा लड़का है? अच्छा। अब यहाँ पर उसकी किसी से कोई तुलना नहीं की गई है। भाई राम श्याम से अच्छा लड़का है, यहाँ पर तो तुलना हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट मैंने ये बोला है राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर किसी से कोई तुलना नहीं हुई, तो यहाँ पर मूल अवस्था हो गई। उसके बाद में लेते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में देखिए विशेषण की वह अवस्था जिसमें दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से, यानी यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले जो उदाहरण है उसमें किसी से कोई तुलना नहीं की गई। उत्तरावस्था में हमेशा तुलना की जाती है। देखिए एग्जाम्पल, राम श्याम से श्रेष्ठतर है। अब यहाँ पर राम है, उस राम को श्याम से क्या बताया गया है? श्रेष्ठ बताया है। यानी दो व्यक्तियों की तुलना की गई है, एक को श्रेष्ठ बता दिया जाए या फिर निम्न बता दिया जाए, तो वहां पर उत्तरावस्था होती है। लास्ट में है उत्तमावस्था। देखिए विशेषण की वह अवस्था जिसमें समूह में से, याद रखना है किसमें से? समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाए उसे उत्तमावस्था कहते हैं। देखिए समूह है, आपको ये ध्यान रखना है, समूह में से कोई समूह है उसमें एक व्यक्ति को या तो निम्न बता दो या फिर उच्च बता दो, तो वहां पर उत्तमावस्था होती है। जैसे कक्षा है, कक्षा में मनीषा श्रेष्ठतम है। यहाँ पर कक्षा क्या है? समूह है, और उसे समूह के अंदर कौन श्रेष्ठतम है? मनीषा श्रेष्ठतम है। इस कारण से उसमें उत्तमावस्था हो जाती है। देखिए यहाँ देखते हैं हम, मूल अवस्था में आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसको उत्तरावस्था में और उत्तमावस्था में बदलना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मूल अवस्था है जिससे मान लो एक शब्द दे दिया गया श्रेष्ठ, ठीक है, तो उसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में आपको बदलना है। तो अगर हम उत्तरावस्था का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो उत्तर प्लस अवस्था, संधि विच्छेद क्या हुआ? उत्तर प्लस अवस्था। अब यहाँ पर उत्तर जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तर। कौन सा प्रत्यय है? तर प्रत्यय है। और तर प्रत्यय आपने एग्जाम्पल लिया था श्रेष्ठ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर अवस्था के अंदर आपको तर लगाना है, जैसे श्रेष्ठ तर, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तम अवस्था में संधि विच्छेद करते उत्तम प्लस अवस्था, इसमें उत्तम में कौन सा प्रत्यय है? तम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतम। जैसे आपने मूल अवस्था में लिया श्रेष्ठ, इसका संधि विच्छेद किया उत्तर प्लस अवस्था, उत्तर के अंदर तर प्रत्यय आया तो ये हो गया श्रेष्ठ तर, और उत्तम अवस्था का संधि विच्छेद किया उत्तम प्लस अवस्था, तो उसमें उत्तम के अंदर कौन सा प्रत्यय आया? तम, और इस कारण से ये कौन सा हो गया? श्रेष्ठतम। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।